नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नरेश भारी। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक अबुल फजल को पढ़ेंगे। अबुल फजल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जो फैजी थे, उनके भाई थे, जो कवि। 16वीं शताब्दी में जो महाराजा अकबर हैं, सम्राट अकबर हैं, वो उनकी सुलह कुल जो नीतियां हैं उनसे हम देखते हैं कि वो समन्वय के समर्थक हैं। तो अबुल फजल भी समन्वय की बात करते हैं, जबकि हमने देखा था कि जो जियाउद्दीन बर्नी है 13वीं शताब्दी में, ये इस्लाम को थोपने की, शरीयत को लागू करने की वकालत करते हैं, इस बात के समर्थक हैं, कट्टरता का समर्थन करते हैं। ये अकबर के सभासद थे, नवरत्नों में एक थे। इनके पिता शेख मुबारक थे। शेख मुबारक समानता के हिमायती हुए और इन्होंने हिंदू मुस्लिम झगड़े को सतही माना, यानी कहा कि इसकी जड़ें हैं वो पुस्तक धर्म में नहीं है, मजहब में नहीं है। अबुल फजल की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है आईने अकबरी। एक्चुअली आईने अकबरी क्या है कि ये जो पुस्तक है अकबरनामा, इसके 3 वॉल्यूम हैं और जो तीसरा जो वॉल्यूम है उसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी में पॉलिटिकल आइडियाज़ मिलते हैं अबुल फजल के। मेनली उनका जो संप्रभुता का विचार है वह महत्वपूर्ण है और वह मिलता है। राजतंत्र उसके चिंतन के मूल में है। भले ही बर्नी हो या अबुल फजल हो, दोनों का जो मकसद है, इन दोनों का मकसद शासन का स्थायित्व है। अबुल फजल के जो फेवरेट हैं वो अकबर हैं, वहीं बर्नी है वो अपनी किताब को फिरोज शाह तुगलक को समर्पित करते हैं। लेकिन इनका मकसद मुगल जो सम्राट हैं उनकी सत्ता को सुरक्षित करना है, स्थायित्व प्रदान करना है। फजल ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और साथ ही ये भी माना कि वह पिता तुल्य है, उसमें पिता तुल्य स्नेह और दया होनी चाहिए। देवीय सिद्धांत का समर्थन अबुल फजल ने नहीं किया। उनका जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अकबर ने जो संप्रभुता है वह कैसे वो व्यापक हो जाती है और उसका सोर्स है वह कैसे बदल गया, अलग हो गया। अबुल फजल 5000 के मनसब तक पहुंच गए थे। ये अपने आप में बहुत ऊंचे मनसबदार की रैंक थी। राजकुमार सलीम के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये समन्वयवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, तार्किक थे। इन्होंने इतिहास को एक नई दृष्टि से देखा, इतिहास में एक नई मेथडोलॉजी का विकास किया। फजल का योगदान महत्वपूर्ण है। मेनली हिस्ट्री के नई कहते हैं कि इन्होंने जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सामग्री के चयन में नई भूमिका, नए मेथड्स को इन्होंने देखा। फैजल केंद्रीकृत प्रशासन के समर्थक थे, जो साथ में मोनार्की यानी राजतंत्र के समर्थक हैं। समाज को 4 भागों में बांटा: शासक प्लस योद्धा, दार्शनिक प्लस लेखक, व्यापारी प्लस कलाकार, कृषक प्लस श्रमिक। इन 4 भागों में बांट के भी वो ये भी थोड़ा व्यक्ति का अपना जो स्थान है, जैसा प्लेटो सुनिश्चित करते हैं, उस स्थान को वो फिक्स करना चाहते हैं और राज्य का कर्तव्य है उसकी वह इस फिक्सिटी को बनाए रखे। क्षत्रियों को सर्वोच्च स्थान दें कि ब्राह्मणों को। समाज निर्माण में राज्य की महती भूमिका को माना। इन्होंने कहा कि राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो धार्मिक व सामाजिक सहिष्णुता और सौहार्द का निर्माण करती है। राजा ईश्वर की रोशनी है। राजा केवल ईश्वरीय कानून की परिधि में याबद्ध है, मानवीय कानून से ऊपर है। यह इनका जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो है। केएल कमल कहते हैं कि फजल देवीय सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। जब वह कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की रोशनी है,
इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने प्रजा प्रशासन के लिए ईश्वर की भांति उनमें दया, करुणा, सहिष्णुता, न्याय करने की भावना होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से उन्हें यह पद प्राप्त हुआ है। यानी आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से वो जो डिवाइन लाइट का उनका कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर ने ही उन्हें भेजा है, वह सिर्फ ईश्वरीय गुणों से युक्त होने की बात है। कट्टर मुस्लिमों ने उनकी आलोचना की और उन्हें अग्नि पूजक हिंदू तक कहा। जहांगीर ने, यानी जो सलीम है, उन्होंने इस वजह से ही उनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने इतिहास का विस्तृत दृष्टिकोण दिया, नई मेथडोलॉजी अपनाई। नई मेथडोलॉजी में जो डेटा कलेक्शन में है वो नए तरीक़ों से डेटा कलेक्ट किए। आईने अकबरी जो पुस्तक है अकबरनामा की 3rd वॉल्यूम, उसकी शुरुआत अल्लाह की प्रशंसा से की है। और अकबर को किसी खलीफा या अल्लाह के किसी प्रतिनिधि से जोड़ने की बजाय उन्होंने एडम यानी प्रथम मानव है उसको अकबर का उसके साथ संबंध स्थापित किया है। और यह जो इस्लाम की उनकी एक वैकल्पिक टेलियोलॉजी की ओर ले जाते हैं कि जहां अकबर हैं वो मोहम्मद साहब या खलीफा के नहीं बल्कि एडम के वंशज हैं। यह मेन थियरी है अबुल फजल की, जिसमें क्या होता है कि संप्रभुता है वह जब चूँकि जो आदम है, एडम है, पहले मनुष्य हैं, उनके जब अकबर वंशज हैं तो अकबर की संप्रभुता है वह व्यापक है, विशाल है, उच्चतर है, लेकिन यह प्रभाव है इसका सभी पर है, कोई इससे बच नहीं सकता क्योंकि इसका किसी एक धर्म विशेष तक यह सीमित नहीं है, न ही उस धर्म विशेष की को लादना इसका कर्तव्य है, इसको हासिल करना इसका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से यह समन्वय की सभी धर्मों पर इसका प्रभाव व्यापक हो जाती है। तो ये उनकी संप्रभुता की बात है, उसकी यह विशेषता है। एडम का वंशज है इसलिए पूरी मानवता का शासक है। उसकी धर्मनिरपेक्ष और तार्किक अप्रोच थी इतिहास के प्रति। बर्नी के समान उद्देश्य शासन को स्थायित्व देना है, लेकिन यह तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर है, यानी अब समय बदल गया है। अब क्या कॉन्टेक्स्ट है? अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि अकबर का साम्राज्य विशाल है और वहीं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से ऐसे इतने सिंक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ 16वीं शताब्दी तक आते आते समन्वय दोनों धर्मों के बीच में एक महती आवश्यकता प्रतीत होती है और इसी आवश्यकता के मद्देनज़र अबुल फजल ने संप्रभुता की नई परिभाषा गढ़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि फजल ने इतिहास का नया दर्शन दिया। नए इतिहास क्या है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास के सोर्स क्या है, ये सब फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कहलाता है। उनकी जो संप्रभुता की अवधारणा है वह सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। आईने अकबरी पुस्तक में है। वे कहते हैं कि जो बादशाह का कॉन्सेप्ट है वह पादशाही से बना हुआ है। पादशाही से तात्पर्य है, पाद है स्टेबिलिटी और शाह है ओनर, यानी पादशाह एक शक्तिशाली मालिक है जिसे कोई हटा नहीं सकता। मुगल साम्राज्य में उसका अनन्य स्थान है, एक्सक्लूसिव है, ऐसा किसी अन्य के पास नहीं है और यह जो सभी क्षेत्रों में अंतिम सत्ता का निवास है। बादशाह का सिद्धांत है या बादशाही का सिद्धांत है, ये मंगोल, तुर्की, ईरानी, इस्लामिक और भारतीय राजनीतिक परंपरा का मिश्रण था। अबुल फजल के अनुसार जो बादशाह है वह ईश्वर से जो डेराइव्ड लाइट है उससे बने हैं, यानी ईश्वर से जो गॉड ड्राइव्ड लाइट है उनसे है और स्वयं ईश्वर ने उन्हें यह लाइट दी है यानी भेजा है। वह ईश्वर के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, एजेंट ऑफ गॉड। बादशाह अपने आप को प्रजा का पिता समझता है। देखिए, ईश्वर का एजेंट है लेकिन पिता तुल्य है, यानी उसका एक कर्तव्य है उसकी भलाई करना और बिना किसी भेदभाव के। अबुल फजल ने जो परंपरागत शैडो ऑफ लाइट जीले इलाई था उसके स्थान पर फर एजादी डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट को वैधता प्रदान की। यह कॉन्सेप्ट है
यह जो डिवाइन लाइट थी इसे ये धारणा व्यापक हो गई, सभी धर्मों पर हो गई, ये सब इसके अनुप्रयोग थे। अबुल फजल ने मानव को 4 वर्गों में बांटा, द वॉरियर, आर्टिफाइशियर एंड मर्चेंट, ये हम पढ़ चुके। समाज में बुरे वर्ग की उपस्थिति के कारण ही शाही निरंकुशता का आधार पैदा होता है। जो डिवाइन ऑफ लाइट है, फार आज़ादी, इसके कारण राजा सामाजिक व्यवस्था में सभी का अपना स्थान सुरक्षित रख सकता है। यानी राजा का कर्तव्य बन गया कि जो समाज में जहाँ है उसको उस पे स्टेबल रखे। अबुल फजल ने अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों को भी नैतिक आधार प्रदान किया। यानी साम्राज्यवादी यानी अकबर है वो एजेंट ऑफ गॉड है, इनका जो बाकी किसी को मनसब देना है या कुछ भी देना है यह इनका राइट नहीं है, जबकि अकबर जितना दे दे उतना ही ईश्वर की कृपा समझकर लेना है, और जो ये नहीं करता वह एक तरीके से ईश्वर के प्रति अपराध कर रहा है। तो इस प्रकार से अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों को उन्होंने नैतिक ठहराया। उसने बरनी से उल्ट इस्लाम को उत्तम नहीं माना। देखिए उनकी जो धार्मिक नेचर है वो धर्मनिरपेक्ष है, उन्होंने ये नहीं माना कि इस्लाम ही सुप्रीम है, उनका जो दृष्टिकोण है वह तार्किक है। तो ये थे अबुल फजल। अबुल फजल ने जो सांप्रदायिकता की जो संप्रभुता की नई परिभाषा गढ़ी और अकबर के शासन को स्थायित्व प्रदान किया। अकबर का जो प्रशासनिक ढांचा था उसको भी नया दृष्टिकोण प्रदान किया। अकबर ने जो सुधार लागू किए इन सबको लागू किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और जो भी आपकी नज़र में तैयारी करने वाले लोग हैं उनके साथ यह साझा करें। थैंक यू।